ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स एंड फेज साइज, कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ऑर्बिटल्स के पिक्चोरियल डायग्राम हो चुके हैं, उनके प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट प्रोबेबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसमें अलग अलग लोब्स में फेज दिखाया जाए, साइन, और नोड्स ढूंढा जाए। ठीक है, चलो आगे। आप लोग वो सॉल्व कर चुके हैं, हमने दिया था वो असाइनमेंट वाला एक्सरसाइज 1 जेई मेन एंड नीट वाला, वो हो चुका है कहाँ तक? ठीक है, उसको करवा लो। चलो आज पहला एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, अगर एस ऑर्बिटल है तो इसका पिक्चोरियल डायग्राम, मतलब पहले शेप बनाओ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका, स्फेरिकल, यही ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहां बीच में क्या दिखाओगे? न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या किस तरीके का शेप आएगा इसका? स्फेरिकल से। एक वेव फंक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में है वो वेव है बेसिकली, तो वेव का एक प्रॉपर्टी है फेज, है कि नहीं? वेव में एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है? फेज। फेज दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये दो वेव जब आपस में जुटते हैं तो जुट के ये बड़ा वेव क्रिएट करेगा या वेव छोटा होगा, इसको समझने के लिए फेज का साइन यूजफुल। इस एरिया में भी वेव है और इस एरिया में भी वेव, या मैटर बोल लो, दोनों एरिया में, या इलेक्ट्रॉन ही बोल लो या वाटर ही बोल लो, वाटर का ही वेव है। तो इस एरिया में जो वाटर है और इस एरिया में जो वाटर है, दोनों वाटर सेम है कि अलग अलग? सेम है। दोनों की डेंसिटी, सब कुछ क्या है? सेम। एक कॉम्बिनेशन नेचर अलग है। क्या अलग है? कॉम्बिनेशन नेचर। वो ये बताता है कि जब दो वेव, जैसे वाटर का दो वेव जुटता है तो वेव कभी कभी बड़ा होता है, और कभी कभी दो वेव जुटता है तो वेव टूटता है, डिस्ट्रक्ट करता है, छोटा होता है। ये कैसे डिसाइड होता है? कैसे डिसाइड होता है? अगर एक वेव से एक वेव जुटता है तो बड़ा वेव होता है, तो आप क्या बोलते हो कि ये सेम फेज में जुटा है? समझते तो हो ना? दूसरा ऐड हुआ तो बड़ा हुआ, तो इसको कैसे बोलते हैं अपन फिजिकली कि सेम फेज में कंबाइन हुआ? तो फेज को समझने के लिए अपन क्या लगाते हैं उसमें? साइन, प्लस माइनस। तो अगर दो प्लस जुटा तब भी वेव क्या होगा? बड़ा होगा। दो माइनस जुटा तब भी वेव क्या होगा? बड़ा होगा। बट एक प्लस और एक माइनस जुटा तो वेव क्या होगा? छोटा होगा, टूटेगा। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसीलिए जहां भी वेव है वहां क्या दिखाना जरूरी है? फेज दिखाना जरूरी है। ठीक है बेटा, फेज किस चीज को समझाएगा? एसोसिएशन के नेचर को, एसोसिएशन के बाद बड़ा होने जा रहा है या छोटा होने जा रहा है। केमिकल बॉन्ड जो बना था, दो एटम जुट के क्या बनाएगा? बॉन्ड। तो एटम जुटेगा मतलब एटम का ऑर्बिटल जुटेगा, तो दो ऑर्बिटल्स जुट के क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो कहा जाता है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब दो ऑर्बिटल सेम फेज में कनेक्ट होगा, जुटेगा, इंटरैक्ट होगा, ओवरलैप करेगा। आया समझ में? दो ऑर्बिटल अगर सेम फेज में जुटेगा, इसीलिए जब भी आप ऑर्बिटल ड्रॉ करते हो तो क्या ड्रॉ करना जरूरी है? फेज। ये जो फेज है, फेज साइन इन एटॉमिक ऑर्बिटल dealt whether on combination it is able to form chemical bond or not। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कि
फेज साइन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में आप दिखाते हो, ये इस चीज को डील करता है कि क्या कॉम्बिनेशन के बाद ये सक्षम है कि नहीं किस चीज में, बॉन्ड बनाने। जैसे फॉर एन एग्जांपल ऐसे समझो, ये देख लो, ये देखो मैंने एक 2p ऑर्बिटल लिया, तो दो 2p, कोई एटम है x y कुछ भी है, मान लो कि एटम लिखा हमने x, ठीक है, x मान लो फ्लोरीन ही कुछ भी, सामने भी एक ऑर्बिटल आया और वो भी है हमारा 2p एटम x, तो क्या इन दोनों के जुटने से X2 मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं? X2 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं? तो ये ऐसे पता चलेगा कि सिर्फ एटम को नहीं देखना, ये भी देखना है कि एटम के जिस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, जब दोनों सामने आएगा तो क्या वेव जुट करके बड़ा वेव क्रिएट करेगा यानी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या नहीं? नहीं। कैसे? क्योंकि सामने में जो दो एरिया कंबाइन हो रहा है, दोनों के फेज साइन को देखा जाए तो एक का यहाँ फेज साइन प्लस है और दूसरे का फेज साइन, तो ये कंस्ट्रक्टिव हुआ या डिस्ट्रक्टिव हुआ? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इसीलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर आपको बेटा इसे कराना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम फेज में लेना होगा। प्लस माइनस अगर आपने लिया तो सामने वाले का भी प्लस माइनस लेना, अब जाकर के ये X2 का फॉर्मेशन XX बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या दिखाना जरूरी होता है हमेशा, फेज साइन को, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल का अपन यूज आगे किस फॉर्म में करते हैं, केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो फेज साइन का मतलब आपको क्लियर हो गया। ऑर्बिटल में जो प्लस माइनस दिखाते हो, ये प्लस माइनस किस चीज को दिखाता है, फेज को। इलेक्ट्रॉन वेव है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वेव है, तो उस वेव का अपना एक फेज होगा, और फेज सिर्फ इसी चीज को दिखा रहा है कि इसके कनेक्टिविटी के नेचर को, कि ये सामने वाले से दूसरे ऑर्बिटल से जब कनेक्ट होगा तो इस समय में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। क्लियर हुई चीजें? तो हमने ये एस ऑर्बिटल ड्रॉ किया, तो इसमें अपना एक क्या क्रिएट होगा, फेज। ठीक है, चलो अब एक बात, अब एक टर्म अपन डिफाइन करते हैं, नोडल प्लेन। क्या डिफाइन किया जाएगा, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन जहां भी नोड वर्ड इस्तेमाल हुआ तो उसका मतलब केमिस्ट्री में होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संभावना, पाए जाने की संभावना लगभग 9 के बराबर, ठीक है, या कह सकते हो शून्य, 9 के बराबर है। किस चीज की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। क्या वर्ड यूज करने पर, नोड वर्ड यूज करें। जैसे बेटा ऑर्बिटल में न्यूक्लियस है, तो क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो न्यूक्लियस से क्या हुआ, नोड हुआ। तो पहले नोड आपको समझ में आ गया। अब नोड में अगर हमने प्लेन लगा दिया तो वो जो एरिया होगा नोड वाला, वो किस आकार का होगा, प्लेन के आकार का। किस आकार का होगा, तो नोडल प्लेन का एक डेफिनेशन होगा, एक ऐसा प्लेन, प्लेन कितना डायमेंशन हुआ, 1 डायमेंशन की 2 या 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। तो एक ऐसा 2 डायमेंशनल प्लेन जो पास करे न्यूक्लियस से, कहां से बेटा पास करे, और उस पर इलेक्ट्रॉन लगभग 9 के बराबर। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, देखो हमने बोला लगभग 9 के बराबर हो, क्यों सर ये क्यों नहीं बोला कि उस पर इलेक्ट्रॉन ना हो, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है। सोचो आपने ऑर्बिटल को अच्छे से पढ़ा है, ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या है, क्या आपने पढ़ा ऑर्बिटल में कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब डिलोकलाइज करता है तो उसके पाए जाने की संभावना, नहीं मैक्सिमम नहीं, पॉजिटिव होती है। मैक्सिमम तो एक एरिया में होता है, बट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई ऐसा जगह है जहां प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब हमने क्या पढ़ा, हर जगह पाए जाने की संभावना, कहीं पर प्रोबेबिलिटी कम, कहीं ज्यादा और कहीं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वाले एरिया को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। लेकिन कोई भी ऐसा जगह नहीं है अदर देन, एक्सेप्ट कौन सा, न्यूक्लियस, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, 0। तो नोडल प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, एक ऐसा प्लेन जो पास करे कहां से, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे किसी भी तरीके से करे, बट उसे कहां से पास करना, और उस प्लेन पर बेटा क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग 0 या 0, लगभग 0, क्योंकि 0 पॉसिबल, 0 सिर्फ एक पॉइंट पर पॉसिबल, वो पॉइंट कौन सा, हाँ, तो बाकी जगहों पर लगभग इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो। कोई दिक्कत, तो चलो आगे।
हम यहाँ पर अपन पहले लिखते हैं एक डेफिनेशन किसका, नोडल प्लेन का। एन इमेजिनरी प्लेन which passes through nucleus and having approximately क्या 0 इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। क्या ये 0 प्रोबेबिलिटी है या अप्रोक्सीमेटली 0 फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है? हाँ, एक इमेजिनरी प्लेन जो डेफिनेटली पास करे कहां से, और उस पर अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, नोडल प्लेन। तो सोचो क्या एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन पॉसिबल है या नहीं है? एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन पॉसिबल है या नहीं है? सोचो, है। एस स्फेरिकल, स्फेरिकल है मतलब इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो यहाँ पर बाउंड्री पर है। तो अगर आप इस स्फेयर को न्यूक्लियस से काटना है ना, तो बेटा ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, किसी भी तरीके से काटो, क्या उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। सॉरी, उस प्लेन पर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ना हो? ऐसा नहीं है संभव। जब भी काटोगे तो बाउंड्री तो टच करेगा ना स्फेयर का, तो किसी भी तरीके से काटो तो बाउंड्री तो कट होगा। तो बाउंड्री अगर टच किया तो इलेक्ट्रॉन आ गया। हमने कैसा प्लेन ढूंढना था जिस पर अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन ना आए, इसीलिए क्या इसमें आपका नोडल प्लेन मिला? नहीं। तो आप क्या लिखोगे, नो नोडल प्लेन। किस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं मिलने वाला आपको? क्लियर हो गई चीजें? अब देखो, ये अगर फेज का साइन देखो तो ये अभी एक ही एरिया है, एक ही एरिया है ना, तो एक एरिया में तो जब भी रहेगा एक ही फेज रहेगा। दो एरिया में सेम फेज हो सकता है, दो अलग अलग एरिया में सेम फेज, लेकिन एक एरिया में एक रीजन में तो दो फेज नहीं होगा ना, इसीलिए हमने इसमें कोई फेज नहीं दिखाया था। आप दिखा सकते हो प्लस या माइनस कुछ भी, ठीक है। अब आज मान लो अब अपन करते हैं पी ऑर्बिटल, कौन सा, तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल लिखते हो, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अच्छे से सोचो, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, से पी का मतलब हुआ पी सबसेल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दिया, सॉरी, पी का मतलब हुआ पी सबसेल, ठीक है। सबसेल का शेप कौन सा क्वांटम नंबर डिसाइड करता है? शेप पढ़ा है हमने, हाँ गुड, एजिमुथल क्वांटम। शेप कौन सा डिसाइड करता है? और ऑर्बिटल का शेप कौन डिसाइड करता है? एल या एम? एल ही। शेप हमेशा डिसाइड करता है एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एम सिर्फ किस चीज को डिसाइड करता था? एम ओरिएंटेशंस को, कि कौन एक्स पर जाएगा, कौन वाई पे जाएगा, कौन जेड पे जाएगा, कौन दोनों के बीच जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन डिसाइड। बेटा पढ़ते नहीं हो आप, रिवीजन नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, इतने सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व नहीं करते हो, बहुत हल्के में लेते हो अपनी पढ़ाई को। समय तो वैसे बहुत तेजी से बदल ही रहा है, दिख ही रहा आजकल के स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ पे किस चीज़ में खोए हुए हैं। मोबाइल फोन्स के चक्कर में 90% 99% लोग बर्बाद हैं, और आपकी सारी समस्याओं का जड़ वहीं से शुरू होता है और वहीं पे जाके समाप्त भी होता है। आपके पास बाकी कोई समस्या नहीं, वही एक समस्या है। आपके साथ जितनी घटनाएं होती हैं ना जो पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब करती हैं, वो सारी की सारी घटनाएं जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन, बस उसी के कारण आप लोग की सब पढ़ाई समाप्त। मोबाइल फोन से है तो लगता है जो पढ़ने वाले हैं, जो बाकी चीज़ों में
फालतू चीज़ों में इंगेज नहीं है, उनको लगता है वो, इसलिए उनको लगता है हमेशा मोबाइल फ़ोन है तो मेरे पास एक सपोर्ट है, वीडियो हो जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा, नहीं होगा इनका समझ में नहीं आया उनका देख लिया जाएगा, तीसरे का देख लिया जाएगा, तो कभी वो ट्राई ही नहीं करता। और बाकी तो मोबाइल फ़ोन पे दिन भर आप अपने सोशल मीडिया में डूबे रहते ही हो। जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज नहीं करते हो उनका अपना मीडिया होता है, हाँ? अपनी दोस्ती होती है, अपने आप में बीमार होते हो, मैसेज करना अच्छा लगता है, वो उसको करते हो, वो उसको करते हो, सब एक दूसरे को करते रहते हो, उसी में कभी यहाँ मिलो वहाँ मिलो, करते रहो, यही सब समस्याओं का जरा आप लोगों का वही है। इसीलिए आप लोगों से ट्राई नहीं होता, एफर्ट नहीं होता। इतना ड्रास्टिकली फॉल कर रहा है ना स्टूडेंट्स का लेयर लेवल डे बाय डे, हर साल, वो हम लोगों के सोच समझ से पड़े, इतना ड्रास्टिकली फॉल कर रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे एग्जांपल्स, इतना आराम से पेस को स्लो करना पड़ता है, इवन अपनी स्पीड को स्लो करनी पड़ती है। आप लोगों के कारण स्पीड स्लो रहती है, आप लोग उठा ही नहीं पाते हो, छोटी छोटी चीजें, मामूली चीजें भूल रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नोट्स नहीं पलट रहे हो, समय आपका किसी और चीज में जा रहा है। अभी रियलाइज नहीं करोगे, एक समय आएगा जब रियलाइज करोगे कि ये कौन सा पीरियड था। अभी ये रियलाइज नहीं होगा बेटा, एक टाइम आएगा, आज से 7-8 साल बाद रियलाइज करना स्टार्ट करोगे, और जब महसूस होना शुरू होगा ना, अफसोस उस समय में सारा वक्त समाप्त हो चुका होगा, चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, कितना भी हाथ पैर मार लोगे वक्त को पलट नहीं सका, कोई भी इंसान आज तक पलट नहीं सका, तुम भी वक्त नहीं पलट सकते हो। आपसे जस्ट पिछले साल का एक बच्चा है जिसका वो आईटी में सिलेक्शन हुआ था, 2000 का राउंड रैंक था, क्या नाम था, पुरुषोत्तम, अभी कॉलेज से बेचारा 2-3 दिन पहले आया, तो अभी हमने पूछा कि प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्लेसमेंट जा रहा है, ITBHU में है CS, 1.2 CR उसके ब्रांच में गया, 1.25 करोड़। अभी ये पहला दिन था, डे 1 का हमने पूछा था, डे 1 तो 1.25 CR। बेटा सोच, तेरी उम्र कितनी है, 14, 15, 16, 16, 17, यही एज होगी आपकी। अगर आप ढंग से थोड़ा सा 1 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हो, पढ़ लेते हो, हाँ, संन्यास लेके, जो आप लोगों से हो नहीं पा रहा, बस 1 साल का संन्यास, 20वें साल की उम्र में जाके 1.25 करोड़ तो मेरे हिसाब से छोटा है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, कुछ भी, 5 करोड़, डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। 10 करोड़ का पैकेज हो सकता है आपके हाथ में, और दैट टू आप स्टडी में ही है, 3rd ईयर में ही, उसके बाद 1 साल और पढ़ाई करनी, और कहीं जॉब में जाते हो, 2 साल जॉब करते हो, फिर कोई आपको पहचानता आपके मेरिट को, 5 करोड़, 10 करोड़, मतलब आप कहाँ चले जाओगे 10 साल में, कुछ अनुमान है? कितना छोटा सा प्यारा सा एकदम सीधा और सटीक सक्सेस का रास्ता है। सक्सेस सोसाइटी वाला सक्सेस, मेरे हिसाब से वो सक्सेस नहीं है, बट ठीक है, आमतौर पे तो लोग आजकल मरे जा रहे हैं उसी जॉब के लिए, प्रायोरिटी पे। तो उसका कितना सिंपल सा उपाय है। इस देश में इंजीनियरिंग से, मेडिकल से आसान कंपटीशन कोई नहीं है, हाँ जी, आसान भी कोई नहीं है, और इससे अच्छा, इससे कम टाइम में, इतने कम टाइम में कोई कंपटीशन आपको उस लेवल का सक्सेस, नेम, फेम, सब कुछ नहीं दे सकता। कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया में। बाकी तुम एक बार, जैसे तुम लोगों की हालत है, स्लिप करने वाले ही हो, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद एग्जाम्स हैं, आप गेस्ट पेपर रट करके इधर उधर करके +2 एग्जाम देते हो, खत्म आपकी कहानी। जीवन आपका 12 साल आगे चला गया। करियर, जो करियर 2 साल में बन सकता था, 2 साल में तुम्हारा नाम, रुतबा, शोहरत, सब कुछ तुमसे जुट सकता था, वो तुमसे 12 साल, 13 साल दूर चला गया एक झटके में। दैट टू फिर वो इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं आएगा, वो भी 12 साल दूर गया, क्योंकि उसके बाद क्या करोगे, तुम ग्रेजुएशन करोगे। 5 सालों से पहले इंडिया में कहीं ग्रेजुएशन होती नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है 5 साल, कम होती है तब 5 साल, 6 साल, 7 साल, कुछ भी लग जाता है। 6 साल, 7 साल तुम्हारे ग्रेजुएशन के लगेंगे, उसके बाद 4 साल, 5 साल फिर तुम्हें तैयारी के लगेंगे, कोई UPSC करो, कोई BPSC करो, कोई MPSC करो, कोई RJSC करो, अलग अलग स्टेट के जो जहाँ के हैं कुछ ना कुछ करो, कोई SSC दो, कोई बैंकिंग दो, कोई रेलवे दो, कोई लॉ करने लगो, कोई कंफ्यूज रहो, कुछ ये करो, कुछ वो करो, कुछ वो करो, बदलते रहो, लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा उसके बाद। तो कितना साल लगेगा आपको, आप कभी सोच के देखो कि कितना साल लगेगा आपको स्टेबल होने में। मिनिमम 10-12 साल, बहुत तेज निकलोगे तो 10 साल। तो जो काम आपके 18 और 19-20 के एज में
2 करोड़ 4 करोड़ के पैकेज के साथ हो सकता है आप उसको लात मार रहे हो, किस लिए? तो आपको अच्छा लग रहा है किसी के साथ घूमने में, आपको अच्छा लग रहा है किसी के साथ चैट करने में, आपको अच्छा लग रहा है अच्छी नींद सोने में, सुबह का समय क्लास छोड़ने में। आपके लाइफ की का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड को आप मिस करते हो, खराब करते हो। हाँ? और 12 साल बाद मिले भी रेलवे की एक नौकरी, चलो मिल गई। कितने की नौकरी मिली बेटा? 50,000 की। एनुअल पैकेज क्या हुआ? 6 लाख। 12 साल बाद 6 लाख की नौकरी मिल सकती है। चलो बहुत कुछ हुआ, यूपीएससी निकाल लिया, कितना सैलरी हो सकता है तुम्हारा? 1.5 लाख, 2 लाख, 24 लाख हुआ। जब तक कि तुम जिला बेच न दो डीएम बन करके, तब तक तुम करोड़ का पैकेज तो ला नहीं सकते हो, वहाँ खिला सकते हो। बाकी उसमें क्यों लोग जाते हैं ये आपको भी पता है। जिला क्या राज्य बेच देते हैं? ऐसे थोड़ी नहीं ये हालत है? आपकी सड़कों की हालत क्यों बुरी है इतनी? आपका ड्रेनेज सिस्टम क्यों खराब? सब कुछ डीएम साहब बेच चुके हैं। अगर वो एक चाह ले तो एक जो सीमेंट का बोरी, एक गिट्टी है, एक ईटा नहीं इधर से उधर हो सकता है, लेकिन वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जितना हम सबों को पता, आपको भी शायद पता हो। क्या लगता है डीएम और किस लिए लोग बनना चाहते हैं? हाँ? कितने लोगों को समाज सेवा की एकदम मतलब का जुनून आता है कि लोग डीएसपी बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं? जितने लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से कितने लोगों को वो जुनून रहता है? बोला जाए ना बोला जाए, ये किसे पता नहीं है कि लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या जीवन का मकसद यही होता है कि बेईमानी करके 2 4 10 करोड़ कमा लिया जाए, 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ कमा लिया जाए, ताकि खुद आईआईटी ना कर सके तो दामाद आईआईटीएन खरीद लिया जाए? हम्म? खुद एम्स नहीं पहुंच सके तो दामाद एम्स खरीद लिया जाए, एम्स वाला। इसलिए थोड़ी ना बेटा पैदा होते हैं अपन। अपने बल पे ऑनेस्टी के साथ एक नाम शोहरत सबके। कभी सोचते हो कि नासा में अपने इसरो में जो साइंटिस्ट बैठे होते हैं उसमें से मोस्टली लोग आईआईटीएन होते हैं या आईएसटीएन होते हैं? आईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, वहां से होते हैं, या आईएससी से पढ़े होते हैं, या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े होते हैं वो लोग भी मोस्टली। कभी सोच के देखते हो कि जिस दिन इसरो कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है, पूरी दुनिया का कैमरा कहाँ होता है? उसी रूम में ना जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं। वो कितना प्राउड मोमेंट होता है, समझते हो? बाकी तुम इंडिया का कौन सी नौकरी करोगे भाई? रेलवे में सिग्नल दोगे तब तुम्हारे चेहरे पर कैमरा होगा, कि मर्डर करोगे तब तुम्हारे चेहरे पर कैमरा होगा? कब होगा बताओ? कोई और सिचुएशन ऐसा डिफाइन करो कि तुम्हारे चेहरे पर कैमरा हो सके। सोचो वो कितना प्राउड मोमेंट इंजीनियर के लिए। कितना कम उम्र में वो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। 1 साल का तपस्या होता है बेटा, 1 साल, हार्डली 1 साल। 1 साल में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, सिर्फ 1 साल। लेकिन ये 1 साल चूक गए तो 12 साल लग जाए या 15 साल लग जाए, वो तो नहीं बन पाओगे जो बनने आए हो। कुछ और बनोगे, और दैट टू क्या बनोगे तुम्हें भी पता है। क्या कमाओगे तुम्हें भी पता है, अगर ईमानदारी वाली बातें करो। बाकी बेच तो लो, माँ बाप को भी बेच लो, BMW ले लो बेच के। बेच के तो कुछ भी लाया जा सकता है ना। क्या करते हो समझ से पड़े है तुम। यंगस्टर्स हो भाई, यंगस्टर्स की सबसे अच्छी चीज होती है एनर्जी, और यंगस्टर्स की सबसे बुरी चीज होती है एनर्जी। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हें बर्बाद कर रहा है, खा रहा है, निचोड़ रहा है। भस्मासुर सुने हो? भस्मासुर, सबके सब वही हो। अपना हाथ अपने ही सर पे डाले हुए हो, खुद को ही भस्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो। कर बेटा, जिंदगी है अपनी, जी के समाप्त कर देना है किसी तरीके से। चलो आज कोई छोटा से छोटा चीज पूछो, उधर से रिवर्ट बैक ही नहीं हो पाता है। लग रहा है सन्नाटा मचा हुआ। बेटा ये गुस्सा नहीं है मेरा, ये फ्रस्ट्रेशन है। 2 + 2 4 होते हैं। इस बात की जितनी अहमियत है उतनी इस बात उससे शायद छोटी अहमियत है साइंस पढ़ने वालों के लिए। किस बात की? कि हमने पूछा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को डिसाइड करता है। मतलब हमने आपसे पूछा 2 + 2 क्या होता है। भैया नहीं आता तो क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों कर रहे हो? मेडिकल की तैयारी क्यों कर रहे हो? 2 + 2 4 की जो अहमियत है इस लाइन की उससे भी कम अहमियत है। मतलब इतना बेकार सा लाइन है कि किसी कंपटीशन में ना आया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को डिसाइड करता।
px डंबल कहां पर, किस एक्सिस पर, y, और ये परपेंडिकुलर किस पर, z। अब इसमें ऑपोजिट लोब्स में, मतलब दो एरिया है अपने पास, तो दोनों एरिया में जो वेव का फेज साइन है वो ऑपोजिट, क्या है, ऑपोजिट। आप कहीं भी प्लस और कहीं भी माइनस ले सकते हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस बस फेज को दिखा रहा। तो अब यहां पे देखो डंबल शेप है सबका, क्या नोडल प्लेन निकल पा रहा है या नहीं पीएक्स? किसे बोलते हो नोडल प्लेन? एक इमेजिनरी प्लेन। अच्छा, ऐसा प्लेन होता है या ऐसा प्लेन इमेजिनरी है? अच्छा, क्यों बोला इमेजिनरी? क्योंकि प्रैक्टिकली कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, इसीलिए ऐसा प्लेन क्या किया हमने, मान लिया, इमेजिन किया कि 0 ना, चलो अप्रोक्सीमेटली 0 ले लो, मतलब काफी कम प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिकली न्यूक्लियस के चारों ओर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं होता जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0। ठीक है, तो चलो पीएक्स में बेटा नोडल प्लेन है या नहीं? ये वाला, ये कौन सा प्लेन है, इसका नाम बताओ। ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो कौन सा प्लेन हो गया ये? हाँ, वाई प्लेन थोड़ी होता है, वाई जेड। तो आपसे ऑर्बिटल का देके उसका नोडल प्लेन पूछा जाता है, इसमें कौन सा नोडल प्लेन होगा? और इसमें, गुड, मतलब पी के किसी भी ऑर्बिटल्स में कितने नोडल प्लेन? सिर्फ 3। पी के किसी भी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन? 1। अब चलो डी में चलो, डी में कितने ऑर्बिटल्स? 5। कितने ऑर्बिटल? 5। पहला dxy, दूसरा, तीसरा dzx, फोर्थ वन और फिफ्थ वन dz स्क्वायर। देखो अब सारे के क्या ड्रॉ करने हमें, डबल डंबल बोलते हो, तो dxy x और y एक्सिस के बीच में डबल डंबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है कि बीच में? dy z y और z के बीच में, और dzx z और x के बीच में। ठीक है, तो इन तीनों में जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस पर है या बीच में? बीच में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस। बाकी उन लोगों में ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। इसलिए बेटा आप इसे क्या बोलोगे, एक्सियल या नॉन एक्सियल? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। क्या बोलोगे? नॉन एक्सियल डी। अब आ जाओ एक पॉइंट और, फेज साइन अब हमें लगाना, फिर नोडल पे। नॉन एक्सियल मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं, फेज साइन लेना। पी ऑर्बिटल का 2 एरिया था, 2 रीजन था पी का, था ना, उसको लोब्स बोलते हैं अपन। तो 2 लोब्स में फेज साइन सेम था या अलग अलग? डी की खासियत है इसके पास 4 लोब्स हैं, जिसमें 2 ऑपोजिट लोब्स में, डायगोनल जो ऑपोजिट लोब्स हैं उसमें एक तरह का वेव फेज होगा। ठीक है, अब बाकी दूसरे में एक तरीके का। तो बेटा यहाँ पे क्या लोगे, प्लस और प्लस, माइनस और, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते हो, क्या, प्लस प्लस और। कुछ लोग इसे क्वाड्रेंट साइन का प्रोडक्ट बताते हैं, वो गलत है। जैसे ऐसे कर लेते हैं कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, वो गलत है, वो बेकार बेकार गलत कॉन्सेप्ट है। ये वेव का फेज, तो फेज साइन को प्लस और माइनस बस अलग अलग दिखाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, उसका बाकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप माइनस को क्या लिख सकते हो, प्लस, और प्लस को क्या लिख सकते हो, माइनस। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है या अपन कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो मैथ्स का टर्म है, ये टर्म तो मीनिंगलेस टर्म है, ये हमने मान लिया है। प्लस प्रैक्टिकली प्लस नाम की कोई चीज है नहीं, माइनस नाम की कोई चीज है नहीं, तो आप जहां पर प्लस लिखते हो वहां
माइनस, हर जगह आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस ले लो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जहां जहां प्रोटॉन के चार्ज लेने हैं सबको क्या लेने होंगे, माइनस लेने होंगे। तो ऐसा कंसीडर करना होगा ऑपोजिट चार्ज के साथ। तो एनीवे यहाँ ये प्लस माइनस क्या है, चार्ज है या फेज है? हाँ, प्लस माइनस का ये मतलब नहीं है ना कि इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा और इस एरिया में कम, बिल्कुल ये भी मतलब नहीं है। प्लस माइनस का ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि प्लस माइनस, क्या ये बेटा चार्ज है? नो। क्या ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव साइन होता भी नहीं है, या तो प्लस या जीरो, पढ़वाया हमने। ये चार्ज भी नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फेज का साइन है। ठीक है, चलो एनीवेज, तो डी की खासियत क्या हमने डिस्कस करी कि ऑपोजिट लोब्स में सेम साइन। तो आप यहाँ पे ऑपोजिट में कहीं भी क्या दिखा दो, सेम और ऑपोजिट, फिर सेम। समझ में आ गया? तो ये डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब बारी है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से देख लो, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया हमने। आप डी एक्स वाई को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो कहां पे आ गया, एक्स और वाई पर। सही है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the एक्सिस, सही है ना, एक्सिस पर आ गया। तो बेटा ये एक्सियल डी ऑर्बिटल हुआ या नॉन एक्सियल? एक्सियल डी ऑर्बिटल, ध्यान से। और इसमें नोडल प्लेन है या नहीं? अब यहां से स्टार्ट करो, उसमें नोडल प्लेन है या नहीं? नोडल प्लेन ऐसा प्लेन गुजारना है जो न्यूक्लियस से पास करे और उस पर इलेक्ट्रॉन ना है। ये डायगोनल है, और ये भी एक, यहां पे भी नोडल प्लेन है, बोलो। और ऐसे है कौन सा नोडल प्लेन? ये है एक्स जेड और ये है वाई जेड। तो एक्स जेड और वाई जेड नोडल प्लेन। क्लियर भी चीजें? कोई डाउट किसी को? दो नोडल प्लेन है बेटा, एक एक्स जेड और दूसरा, इसमें भी दो नोडल प्लेन होगा। बताओ क्या क्या होगा? सोचो, परपेंडिकुलर इस बार एक्स है, तो एक एक्स वाई और दूसरा एक्स जेड। एक्स वाई एक्स जेड नोडल प्लेन। क्लियर है? इस वाले में नोडल प्लेन देखो, परपेंडिकुलर कौन है, वाई। तो एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड नोडल प्लेन इसमें है। लेकिन क्या इस तरीके का नोडल प्लेन है जैसा उधर है? यहां पर टू डायगोनल नोडल प्लेन्स, दो तो हैं बट कैसे हैं, डायगोनल नोडल प्लेन्स। अब एक किसका बच रहा है, डी जेड स्क्वायर। तो आपने देखा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डबल डंबल शेप है। कौन सा शेप है? क्या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डबल डंबल है या नहीं? बिल्कुल है, बस ओरिएंटेशन अलग है ना, कि वो लोग नॉन एक्सियल थे और ये एक्सियल। अब ड्रॉ करना हमें कौन सा, डी जेड स्क्वायर। आज डी जेड स्क्वायर को समझने के लिए पहले पी जेड ड्रॉ करो। कौन सा ड्रॉ करना है, पी जेड टाइप का। तो पी जेड कैसे ड्रॉ करते हो, किस एक्सिस पर, जेड पर। यही हुआ ना, ध्यान से देखो। अब अब क्या करो, एक डोनट, डोनट समझते हो, खाने वाला होता है डोनट, रिंग के टाइप का होता है, तो चॉकलेट फ्लेवर का नहीं आता डोनट। तो एक डोनट बीचों बीच ला के रख,
या कोई मोटा सा रिंग, या और समझना हो तो सीडी होता है ना, सीडी प्लेयर वाला सीडी, तो सीडी को 5-6 सीडी ले लो और उसको समझो बीचों बीच ले जाके छोड़ दे रहे हो यहां पे। तो अगर ये जेड एक्सिस पर है तो वो डोनट किस प्लेन में जाएगा? ये जेड एक्सिस पर है तो वो जो डोनट आएगा वो किस प्लेन में आएगा? ऐसे रखना है, एक्स वाई प्लेन। तो हमने क्या बोला, एक डोनट आएगा, किस प्लेन में बेटा? ये ठीक है। डी ऑर्बिटल की खासियत है ऑपोजिट साइड सेम फेज। आ गया समझ में? तो क्या ये बाकी डी ऑर्बिटल्स की तरह डबल डंबल है? तो पहला पॉइंट, ये डबल डंबल नहीं। अगला पॉइंट, क्या इसमें नोडल प्लेन है? सोचो, नहीं। कैसे बेटा? ये पीजेड अगर होता तो एक नोडल प्लेन ऐसे गुजरता ना, बट जहां से नोडल प्लेन गुजरेगा वहीं पर डोनट रखा हुआ है। डोनट ऐसे सर्कुलर होता है ना, वह सीडी वाला भी हमने बोला। तो उसी जगह पर वो डोनट रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, इसीलिए क्या इसमें कोई नोडल प्लेन आया? अकेला डी ऑर्बिटल है जिसमें कोई नोडल प्लेन नहीं। अगला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों एक्सिस को कवर कर रहा है, जेड को भी और एक्स वाई को भी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व्स ऑल द 3 एक्सिस। लेकिन बावजूद उसके एक पॉइंट है कि मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर है। क्या बोला हमने? मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर। एक्स वाई प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि अप्रोक्सीमेटली 0 लेकर नोडल प्लेन खींच लिया जाए। कम और न होने में फर्क है। अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी एक्स वाई प्लेन में 20% है, तो क्या नोडल प्लेन बोल दोगे? नहीं। लेकिन क्या बोल सकते हो कि कम है, काफी कम। ठीक है, तो हमने क्या बोला इसकी खासियत? मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां पे बेटा? अलोंग जेड एक्सिस। ज्यादातर जो आपका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो जेड एक्सिस पर है। ये एक बड़ी चीज, यही कारण है कि इसे आप एक्सियल डी ऑर्बिटल बोलते हो। क्या बोलना पड़ता है? हालांकि क्या 100% प्रिसाइजली एक्सियल है? एक्सियल डी ऑर्बिटल बोल देते हो, लेकिन नॉट प्रिसाइजली एक्सियल। प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्ट। क्या एग्जैक्ट एक्सियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में भी है, सिर्फ एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्स वाई प्लेन में भी है। क्लियर हो गई सारी चीजें? तो इसके शेप को आप डबल डंबल नहीं कहते, इसके शेप का नाम है डोनट शेप। क्या नाम हुआ? डोनट शेप। वही डोनट के बेसिस पर। या एक नाम और फेमस है, बेबी सूथर शेप। बच्चे के दूध पिलाने वाले बॉटल से ये शेप ड्रॉ किया गया है, वहां से भी आप समझ सकते हो। दूध पीने का बॉटल है, 2 बॉटल ले लो, ऊपर वाला पार्ट रख लो, ढक्कन रे ढक्कन, नीचे वाला डब्बा जो तुम लोग हो उसको क्या कर देना? अच्छा नहीं, तुम लोग तो ऊपर वाले हो, ढक्कन हो ना। हाँ, डब्बा होते तो रखा जाता ना, कुछ रह नहीं पा रहा है तो क्या हो ना, बैल हो तुम, आधे बैल आधे चुड़ैल। तो 2 बॉटल से ऊपर वाला रख लो ढक्कन और नीचे वाला पार्ट हटा दो। अब दोनों ढक्कन को बेटा ऐसे जोड़ दो उल्टा करके। अब फील करो ये यही आया। कैसे? ऊपर में जो ये ढक्कन है पार्ट है, उसमें देखो एक निपल बना हुआ है, जो निपल बना हुआ है वही हमारा ये लोब बना हुआ है, और वो गोल वाला जो राउंड वाला पार्ट है वो ये वाला हो गया, डोनट वाला पार्ट हो गया। फिर नीचे एक निपल बना हुआ बेटा, वो ये वाला आ गया। क्लियर हो गई चीजें? तो इसीलिए अपन इसे बेबी सूथर शेप भी बोलते हैं या डोनट शेप भी बोलते हैं, दोनों नाम। अगला पॉइंट, इसमें एक जबरदस्ती का नोड तैयार किया जाता है, अलग आकार का नोड। वो प्लेन नहीं है, अलग आकार का, वो है कोनिकल नोड, शंकु के आकार का नोड।
नोड मतलब एरिया जहां इलेक्ट्रॉन लगभग नहीं है। और अभी तक हम पढ़ रहे थे कौन सा नोड, प्लेन, जो न्यूक्लियस से पास कर रहा था। अब हमने यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं है तो हमने एक नया टर्म क्या डिफाइन कर दिया, कोनिकल नोड्स। व्हाट इज कोनिकल नोड्स? दो शंकु ले लो, कौन ले लो, हाँ बर्थडे वाला टोपी ले लो, क्या जो ऊपर से लगाते हैं बर्थडे में लगाते हैं ना, कोनिकल होता है ना, ऐसा दो ले लो और उसको उल्टा करके ऐसे नुकीला यहाँ पे पार्ट और ऐसे जोड़। अब देखो आपके कोन की बॉडी को कोई भी ऑर्बिटल का एरिया टच नहीं कर रहा, ये जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब फिल करो, ऐसे कोन आया, ये लोब बीच से निकल गया, टच नहीं हुआ, फिर नीचे कोन गया, फिर लोब बीच से निकल गया, टच नहीं हुआ, और यहाँ पे ऐसे है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसलिए यहाँ जो डोनट होगा फिर टच नहीं करेगा। तो ये जो दो कोन बनाया आपने, इस कोन पर इलेक्ट्रॉन टच, इसलिए आप इसको नोड कह सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कह सकते अपन, नोडल प्लेन नहीं, क्योंकि प्लेन नहीं है। क्या बोला जाएगा, कोनिकल नोड्स। क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे ये लिखोगे, टू कोनिकल नोड्स। टू कोनिकल नोड्स गेट डिफाइंड। हमने क्या डिफाइन किया बेटा, दो कोनिकल नोड। क्लियर हो गया? अब देखो यार कैसे ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हुआ इस तरह से, dz स्क्वायर एक्सियल। तो डी के 5 ऑर्बिटल में dxy dyz dzx तीनों नॉन एक्सियल रहे, लेकिन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर एक्सियल रहे। 5 में से 4 डी ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल रहा, एक तरह का रहा, बट एक का शेप डोनट रहा, डोनट शेप रहा या बेबी सूत्र शेप रहा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अपन आते हैं एफ में। हमारे सिलेबस में इसका पिक्चोरियल डायग्राम नहीं। एफ के ऑर्बिटल्स में से क्या क्या नेमिंग थे, एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। डिग्री 3 के इक्वेशन है इसमें, एफ वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया हुआ हमने। देखो जैसे मान लो इन तीनों को समझना, तो इन तीनों का एक तरीके से हो जाता है। कैसा, मान लो एफ जेड क्यूब बनाना, देखो कौन सा एक्सिस लिया, जेड, कौन सा लिया, डी जेड स्क्वायर कैसे बनाते हो, एक डोनट बीच में, इसमें एक डोनट ऊपर और एक डोनट नीचे। क्लियर हुआ, एक डोनट ऊपर और एक डोनट नीचे। समझ में आया? तो एक बेटा क्या होगा, यहां से नोडल प्लेन पास हो जाएगा, एक नोडल प्लेन, अब प्लस दो कौन सा नोड, कोनिकल नोड्स निकल जाए। एफ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में हो जाता है, कौन सा, कौन सा, एफ एक्स वाई जेड। तो अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ लोब्स इन एफ ऑर्बिटल, तो क्या क्वेश्चन का आंसर करोगे? अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ लोब्स, जनरल क्वेश्चन, इन एफ ऑर्बिटल, तो पी में 2, डी में 4, एफ में 6। क्लियर हो गया? तो ज्यादा इसमें जानना जरूरी नहीं है। नोडल प्लेन पूछेगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन एफ ऑर्बिटल्स, तो कितने बोलोगे बेटा, 3। डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन आपने बोले, डी ऑर्बिटल्स में 2, पी में 1 और एस में कोई नोडल प्लेन। क्लियर हो गई चीजें? तो ठीक है, आज यहाँ पे इस पार्ट में छोड़ दिया जाए, अगले पार्ट में आगे। हाँ बोलो। एक कोन ऐसे निकलेगा ना बीच से और एक कोन इधर आएगा ना,
ठीक है, हाँ बेटा वो इस तरह से निकलेगा कि उसको टच नहीं करेगा। लिखोगे या पीडीएफ भेज दो? ठीक, स्टार्ट किया जाए। सेकंड पार्ट इसका, पिछले ही क्लास का सेकंड पार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या करा था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें नोडल, प्लेन, हाँ, और फेज साइन, अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन में फेज का साइन क्या होगा। अब उसी का एक्सटेंशन है टॉपिक में, क्या है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ वेरिएशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब अगर हमने ये करना है कि कोई ऑर्बिटल है, कोई भी, चाहे एस हो या पी हो या डी हो, कुछ भी, उसमें क्या चेंज करना है इस बार? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल चेंज करना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सेल के चेंज करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या वेरिएशन आएगा? अगर आप ऑर्बिट चेंज करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या वेरिएशन आएगा? और दूसरा, फिर नोड्स किस तरीके का डिफाइन होगा? जैसे अभी हम लोगों ने नोड्स किया तो कैसा नोड आया है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन जो था वो न्यूक्लियस से पास करता था, वो कैसा था शेप में? 2 डायमेंशनल प्लेन, और जिस पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी करीब करीब अप्रोक्सीमेटली क्या होती थी? कंप्लीटली जीरो या अप्रोक्सीमेटली जीरो था? ये अप्रोक्सीमेटली जीरो था, कंप्लीट जीरो नहीं था ये, यही ना? ठीक है, तो चलो कोई ऑर्बिटल ले लिया जाए पहले। चलो मान लिया जाए सबसे पहले एस ऑर्बिटल। ये सारी चीजें की जाए किसमें? एस ऑर्बिटल। मतलब अपना टॉपिक क्या है? अच्छे से देखो, एस ऑर्बिटल ही अलग अलग तरीके का लिया जाए, क्या बदला जाए बार बार? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक बार 1s, एक बार 2s, और एक बार, अभी तक हम लोगों ने सिंपली एस पढ़ा। सिंपली एस का मतलब क्या हुआ? कि स्फेरिकल शेप का हमने सिंपली क्या पढ़ा अभी तक? एस, कि ये सर एस ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, और ये फेज साइन है, प्लस माइनस जो भी। अब अगर इस एस को देखा जाए किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में। तो पहला मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस? डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, रेडियल लगा लो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नोड्स। टॉपिक समझ में आया? क्या डिफरेंस? मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसमें बंटवारा होगा। तो जैसे पहला बोलोगे कि सर एक चीज तो सिंपल है, 1s जो है सर वो छोटा स्फेयर होगा, हा? और 2s जो है उससे बड़ा स्फेयर होगा, और 3s जो होगा और बड़ा स्फेयर होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्रोपैगेशन हुआ, वो किस तरीके से हुआ, और नोड्स में क्या फर्क आया। तो इन चीजों को अच्छे से समझना। आइए देखिए अगले पिक्चर के थ्रू क्लियर किया जाए। 1s जब आप बोलते हो, ठीक से देखो, जब आप 1s बोलते हो तो सीधे प्रोबेबिलिटी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाती है। आराम से सीखोगे अच्छे से, प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है। ऐसा स्फेरिकल हुआ तो सीधे प्रोबेबिलिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो, मतलब कंटिन्यूअस रेडियस बढ़ने के साथ प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा? बढ़ रहा। रेडियस बढ़ने के साथ प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस, क्या अचानक प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगी पूरे तरीके से, या घटते रहेगी? समाप्त तो कभी भी नहीं होगा ना, हम लोगों ने पढ़ा है इन्फिनिटी तक जाएंगे आप, समाप्त कभी भी नहीं होगा। लेकिन शुरू में फील करने वाली चीज है कि प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस क्या हुआ? बढ़ा। अब अगर आप 1s की जगह 2s में आते हैं तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक बार प्रोबेबिलिटी फिर घटेगा।
ड्रॉप करेगा, और इतना ड्रॉप करेगा कि वो करीब करीब 0 होगा। जैसे वेव को देखते हो, एक बार एम्पलीट्यूड बढ़ता है, फिर एम्पलीट्यूड घटता है, और इतना घटता है कि ऑलमोस्ट 0 करते हो, फिर एम्पलीट्यूड। तो जब आप 1s से 2s में होंगे तो वेव इसी तरीके से फिर से उठेगा। जब आप 1s में है तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी। 2s में जाएंगे तो हमने क्या बोला, क्या होगा, पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, फिर प्रोबेबिलिटी घटेगा, और इतना ड्रॉप करेगा कि ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच जाएगा, और वापस प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब 2 बार प्रोबेबिलिटी उठेगा। ठीक है, एक बार अच्छे मार्जिन पर जाएगा, अच्छे वैल्यू पर जाएगा, और दूसरी बार मैक्सिमम पर पहुंचेगा। मैक्सिमम समझ रहे ना, 90 to 95% जहां पर बोलते हैं ऑर्बिटल एंड करेगा। तो 3s में क्या होगा, 3s में ये प्रोबेबिलिटी कितनी बार रेज करेगा, 3 बार। पहले प्रोबेबिलिटी, फिर 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 फिर, तो किस बार में मैक्सिमम होगा प्रोबेबिलिटी, तीसरी बार। तो चले आ जाए, ये देखिए सेकंड बार का, अच्छे से देखिए, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, यहां पे क्या हुआ जाके, नहीं अभी ये एक इफेक्टिव लेवल पर जाएगा, सही है। फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, घटना शुरू, और ये धीरे 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 लगभग समाप्त हो गया, और फिर बढ़ना शुरू हो जाए। और बढ़ के यहां मैक्सिमम, और बाकी तो आप जान रहे हैं इन्फिनिटी लेवल तक इलेक्ट्रॉन का प्रोपैगेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप एक चीज देखो, यहां पर कभी कोई ऐसा रीजन आया जहां पर प्रोबेबिलिटी लगभग 0 पहुंचा, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी? तो क्या इस बीच में कोई नोड आ पाया इस रीजन में? नहीं। क्या अपन बोल सकते हैं कि यहां नोड है, नोड मतलब ऑलमोस्ट 0। नोडल प्लेन भूल जाओ, नोडल प्लेन क्या होता है, न्यूक्लियस से पास करता, और नोड का मतलब क्या हुआ, कोई एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या बीच में कोई ऐसा नोड डिफाइन हो पाएगा? अच्छा, इसमें इस एरिया में नोड है या नहीं है, सोच के बताओ। नहीं है, क्यों? हमने बोला प्रोबेबिलिटी पहले क्या हो रहा था। अच्छा, इस एरिया में नोड है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी एकदम ड्रॉप कर गया, ऑलमोस्ट 0। अब अगर अपन किसको डिस्कस करें, 3s को, तो यही चीजें कितनी बार होएगी, 3 बार। पहली बार प्रोबेबिलिटी, पहली बार कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगी, एक इफेक्टिव लेवल पर पहुंचा, फिर घटेगा, और घट के ऑलमोस्ट, फिर और फिर एक अच्छे इफेक्टिव लेवल तक ये पहुंचेगा। क्या मैक्सिमम हो पाएगा यहां? फिर प्रोबेबिलिटी, और फिर क्या इसके बाहर इलेक्ट्रॉन गया या नहीं? अब यहां भी क्या डिस्कस करना है, नोड लगाओ निशाना, कहां कहां नोड है, क्या इस एरिया में है, क्या इस एरिया में है, क्या इस एरिया में है? तो अजय एक ग्राफ लिया जाए जिसमें एक एक्सिस पर रखा जाए r, व्हाट इज r, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और एक एक्सिस पे रखा जाए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या रखा जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को रखा जाए। मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किस टर्म से दिखाया गया है, 4 पाई r स्क्वायर, जहां स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस, मैथमेटिकली दिखा गया।
हमने आपको बोला था कि जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है तो उसका कौन सा नेचर लिया गया, वेव, और एक इक्वेशन ड्रॉ किया जाता है, उसको बोला जाता है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो उससे एक प्रॉपर्टी आता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो किस चीज को प्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को। जैसे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को ही सॉल्व करके क्या आता है, क्वांटम नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर्स वहां से सॉल्व करके आते हैं, 3 या 4, 3। कौन सा क्वांटम नंबर वहां से नहीं आता, स्पिन क्वांटम नंबर, डिस्कस किया होगा। तो अब आ जाओ, अगर इसको ग्राफ इसका ड्रॉ किया जाए तो डिस्टेंस बढ़ने पर प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, सही है। अगर ये दूरी a है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, बोलो, हुआ ना। और इसका यही वाला डिस्टेंस क्या है, a, तो इसमें ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, जहां पर मैक्सिमम होगा ये दूरी ना a होगा जी। क्लियर हुआ, ठीक। अब किसका ड्रॉ कर लिया जाए, 2s का। तो 2s में आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखिए समझ में आ गया, बोलो। ये इफेक्टिव वाला और ये मैक्सिमम वाला, ग्राफ ड्रॉ करो। आ गया समझ में, बोलो। अगर ये दूरी है b तो इसमें ये b कहां होगा, सही है। तीसरा, ये वाला आप समझ रहे हैं कैसे ड्रॉ होगा, 1 2 और एकदम सॉलिड तीसरा, सही है। अगर ये दूरी है c तो कहां ड्रॉ होगा, r, और ऊपर क्या है यार, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ना, सही है। और इस बार ये दूरी है, जो नीचे टच किया, हिट किया है, यही क्या है, नोड, बोलो। यही क्या है हमारा, नोड, और यही क्या है, नोड। क्लियर हो गया। तो ये हो गया पिक्चोरियल डायग्राम, और इसको क्या बोलते थे याद है, कॉन्ट्रास्ट प्रोबेबिलिटी डायग्राम। इसको बोला जाता था पिक्चोरियल डायग्राम और इसको बोला जाता था कॉन्ट्रास्ट प्रोबेबिलिटी डायग्राम। तो टॉपिक क्या था, टॉपिक को फिर से देखें और समझें कि क्या वही चीज हमने पढ़ा है या नहीं। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस चेंज होने पर, दूरी चेंज होने पर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, क्या बदलने पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किसका कॉन्सेप्ट आया, अब अगला पॉइंट है, यहां जो आपने नोड ड्रॉ किया, क्या ये नोडल प्लेन है या नहीं, जो आपने यहां नोड ड्रॉ किया, क्या ये नोडल प्लेन है या नहीं, बिल्कुल नहीं। नोडल प्लेन प्लेन होता है जो न्यूक्लियस से पास करता है, ये एक रीजन है, एरिया है, जो न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर है और वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस ऑलमोस्ट नहीं है, इसीलिए आप इसको क्या नहीं कह सकते। तो फिर ये क्या है, किस आकार का है, पहले ये बताएं। ये जो एरिया है वो किस शेप का है, स्फेरिकल, क्योंकि ऐसी क्या है, स्फेरिकल। तो उसमें एक छोटा स्फेयर है, फिर ये बड़ा स्फेयर है, बीच में क्या है, हॉलो है, तो वो किस आकार का है। तो आप इसका एक नाम कह सकते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड क्यों दोस्त, क्योंकि कुछ रेडियस पर ये नोड है, एरिया है। तो एक नाम क्या कह सकते हैं अपन, और दूसरा नाम आप कह सकते हो स्फेरिकल नोड। दूसरा नाम क्या बोला जा सकता है,
तो ये नोडल प्लेन ही है या उससे बिल्कुल अलग? मान लो और क्लैरिटी के लिए अपन 3s ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं, p के तरफ। किनके तरफ चला जाए? p ऑर्बिटल। ध्यान से, तो पहला बना कौन सा? 2p। 1p तो होएगा नहीं, दूसरा हमने लिया 3p, और तीसरा लिया हमने मान लो 4p। कॉन्ट्रास्ट प्रोबेबिलिटी डायग्राम और पिक्चोरियल डायग्राम ठीक से देखिए। 2p मतलब एक छोटा डंबल, बोलो। 3p मतलब उससे बड़ा डंबल, और 4p का मतलब और बड़ा। तो 2p में क्या होगा? सीधे प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाए। लेकिन यही 3p में क्या होगा? पहले प्रोबेबिलिटी बढ़े, फिर प्रोबेबिलिटी, पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी, और फिर प्रोबेबिलिटी, और इस बार यहां पे जाके क्या होगा? मैक्सिमम। यहां पे जाके क्या हो गया ये? इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन हर जगह है। आराम से सीखें। पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ा, देखिए ये हमने पिक्चोरियल डायग्राम बना दिया। इसी का लो, वो भी बना लो, लगे हाथ। क्या? कॉन्ट्रास्ट प्रोबेबिलिटी डायग्राम। ठीक से। तो पहले ये सोचे नोड कहां पर है? आया समझ में? क्या आएगा यहां? नोड। तो वहां थोड़ा सा और मिटा ले हल्का सा, क्योंकि नोड है। आया समझ में? हम्म। तो इसका क्या बना ले? देखो कैसे है, सही है। सही है। क्लियर हो गया? वो एरिया बीच में क्या हो गया? नोड। तो इसको भी सही से ड्रॉ करो। ये परफेक्ट नहीं बना हुआ, देखो कैसे होगा। सीधे बनाते हैं कॉन्ट्रास्ट। पहला वाला डॉटेड हल्का करना होगा, ठीक है। दूसरे वाले को भी डॉटेड। अब तीसरा वाला, सही है। अब दूसरा का पिक्चर, पहले एक क्या बनेगा? नोड, बोलो। फिर अब तीसरे वाले को कंप्लीट करो, फिर एक क्या आएगा? नोड, सही है, बोलो। और इधर भी क्या होगा? नोड क्रिएट हुआ। सही है। चलो ये देखो, ये एक क्या क्रिएट हुआ, और फिर ये क्या क्रिएट हुआ? यहां भी इधर, सही है। ऐसे दिखा, इसमें भी नोड है, लेकिन कितना है? क्लियर हुआ? तो अगर मान लो कि इसका बोला मैंने कि इसका ड्रॉ कर दो, तो एक एक्सिस पर और दूसरे पर कैसे ड्रॉ होगा? लो, आया समझ में? अच्छा, अगला
ये जो नोड होगा पॉइंट वाइज देखो, इसमें कितने नोड्स हुए, 2 या 4? ग्राफ देखिए, ये क्या है और ये क्या है, तो कितने नोड हुए, तो फिर इसमें 4 कैसे बोल रहे हो? 2 ही हुआ ना, तो फिर 4 कैसे? लेकिन सर है तो 4। अच्छा, नोड क्या है? एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन, सही है। एक काम करो, ये तो प्लेन के आकार का नोड है ना, ये जो नोड है वो किस आकार का है? ये देखो प्लेन है, प्लेन है। तो पहली बात ये बताओ, क्या इसे नोडल प्लेन बोला जा सकता है या नहीं? कभी नहीं, क्योंकि नोडल प्लेन न्यूक्लियस से पास करता, बोला जाएगा रेडियल नोडल प्लेन। क्या बोला जाएगा? कुछ रेडियस पर है ये प्लेन, इसलिए क्या बोला जाएगा? रेडियल नोडल प्लेन। अगला पॉइंट देखो, कुछ रेडियस पर है ये, इसलिए क्या बोला जाएगा? रेडियल नोडल प्लेन। अब अभी भी एक कंफ्यूजन है सर, यहां 4 है, क्या एक स्फेयर गुजारा जा सकता है इससे? मान लो आपने ये लिया 3s के लिए, यही है ना, और ये चीज इधर भी हम्म ये नहीं, ये नहीं है, चलो ठीक है। देख, यही है 3p, एक प्लेन यहां से गुजरा, एक प्लेन यहां से गुजरा, क्या गुजरा? अब ये एक एरिया है कि 2 एरिया? तो ये नोड यही तो है। क्या हमारे स्फेयर को कहीं बाउंड्री टच कर रहा है हमारा ऑर्बिटल? तो 2 है कि 1 है? लेकिन दिख रहा था कितना, तो एरिया तो एक ही। उसी तरीके से ये कितना एरिया है, ये भी क्या है हमारा। तो इस तरह से आप यहां पर जो डिफाइन कर रहे थे लोग, वो या तो आप ऐसे डिफाइन कर रहे थे, तो आप इसको रेडियल नोड कह सकते हो, कुछ रेडियस पर आया है, या रेडियल नोडल प्लेन भी कह सकते हो, रेडियल नोडल, क्योंकि ये प्लेन के आकार का है ये नोड, या स्फेरिकल नोड भी कह सकते हो। समझ में आई चीजें? तीनों कहा जा सकता है। लेकिन एस के केस में आप क्या क्या बोल सकते थे? किसके केस में? रेडियल नोड कह सकते थे, स्फेरिकल नोड कह सकते थे, लेकिन क्या नहीं कह सकते थे? रेडियल नोडल प्लेन। अच्छा सोचो लोग, क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि एस के केस में प्लेन खींचना वहां पर पॉसिबल नहीं है उस बीच में, लेकिन पी के केस में वहां पर प्लेन ड्रॉ करना पॉसिबल है। इसीलिए आप यहां पर रेडियल नोड, रेडियल नोडल प्लेन कुछ भी कह सकते हो, या स्फेरिकल नोड। क्लियर हो गया? तो आपको जो दोनों तरफ दिख रहा है बेसिकली वो एक ही एरिया का क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। तो एरिया तो एक ही है ना, इसलिए 2 नोड वहां पे तो काउंट नहीं कर सकते आप। क्लियर हुआ? तो पिक्चर देख करके आप बता सकते हो कि ये कौन सा ऑर्बिटल। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंस ये समझे, जैसे देखो अभी ये फिलहाल ये किसको बता रहा है, 2p को कि 3p को कि 4p को?
कैसे समझ में आया? नोड देख के 2p में एक भी रेडियल नोड, 2p में एक भी रेडियल नोड नहीं होगा, 3p में एक रेडियल नोड होगा और 4p में दो रेडियल नोड। तो एक तो लोग आप ये देख करके पहचान रहे हो कि ये कौन सा p है, 4p। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये 1s है कि 2s है कि 3s है, ये 1s है, 2s है या 3s है? 3s है, क्योंकि 1s में कोई रेडियल नोड सीधे मैक्सिमम, 2s में एक रेडियल नोड और 3s में। तो इससे लेकिन ये डिस्टिंग्विश हो पा रहा है कि ये 3s है या 4p, 3s है या, वो तो नहीं हो पा रहा ना डिस्टिंग्विश, वो डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा, उसमें अंतर पता नहीं चल रहा। तो उसके लिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो कर्व का फैलाव का पैटर्न जो है वो देख के समझ में आएगा आपको, वहां से क्लैरिटी आएगी कि वो p वाला था या s वाला था। तो उस पर अभी बातचीत नहीं होगी, वो फिजिकल केमिस्ट्री का एरिया होगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? देखो, तो इस तरह से अगर मैं ये बोलूं एक क्वेश्चन में कि रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ 3D atomic orbital is very similar with that of A में दिया हमने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कर्व, B में दिया हमने 3s एटॉमिक ऑर्बिटल कर्व, C में दिया हमने 3p एटॉमिक ऑर्बिटल कर्व और D में दिया हमने 4d एटॉमिक ऑर्बिटल कर्व। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व 3D का किसके सिमिलर होगा? 1s। कैसे पता चला? 3D, D स्टार्ट होगा थर्ड सेल से, तो उसका भी पहली बार सीधे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, कहीं पर कोई नोड, और यही सेम केस किस में दिखेगा? 1s में, क्योंकि ऐसा स्टार्ट होगा फर्स्ट सेल से, इसलिए जब आप 1s का कर्व ड्रॉ करेंगे तो वहां भी कोई नोड नहीं आएगा, सीधे क्या आ जाएगा? मैक्सिमम है। तो आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छे से? वो आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से अभी आप समझे कि आर जो स्मॉल आर वो डिस्टेंस को बता रहा है। हाँ, समरी यहां पे अपन कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखते हैं, यहां पे के नोडल प्लेन को डिस्कस करें, फिर बगल में रेडियल नोड्स को डिस्कस करें। इस तरह से हमने देखा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में दो ही तरह के नोड्स हो सकते हैं, एक जो न्यूक्लियस पर होगा, कौन सा? नोडल प्लेन, और दूसरा जो कुछ रेडियस पर होगा, कौन सा? तो दो ही तरीके का नोड हो सकता है, एक नोडल प्लेन और दूसरा रेडियल नोड। तो तीसरा जो बनेगा वो टोटल नोड्स बनेगा, टोटल नोड्स में दोनों आ जाएगा ना दोस्त, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करना कर लो। मान लो कर्व लिया हमने 1s, 2s, 3s, 2p, 3p, 4p, खूब सारा ले लो, 3d। अब सबको भरना, दिमाग लगाओ। 1s में नोडल प्लेन कितना? 1s में नोडल प्लेन, 2s में नोडल प्लेन न्यूक्लियस से पास करेगा,
वो एस में पॉसिबल बाउंड्री टच कर जाए। 3s में 2p में 1 न्यूक्लियस से पास करें, 3p में 4p में 3d में 2 4d में 5d में। आपको क्या दिखा दोस्त, जो नोडल प्लेन की संख्या है वो l है। क्या है ये, अजीमुथल क्वांटम। अब आ जाओ, भरना है हमें रेडियल नोड। 1s में सीधा मैक्सिमम, तो रेडियल नोड 2s में 1, 3s में 2p में 3p में 4p में 3d में 4d में 5d में। चार आ गया। n माइनस l माइनस 1 चेक करो। आया किसी के लिए भी 5d के लिए देखो, n 5 माइनस l 2 अब माइनस 1 तो बच गया 2। टोटल नोड्स तो सम है तो 0 1 2 1 2 3 2 3। इस तरह से नंबर ऑफ नोडल प्लेन, जिसे आप कभी कभी एंगुलर नोड भी बोलते हो, कितना हो गया लोग, l ना, सही है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, जिसे आप कभी कभी रेडियल क्या बोलते हो, नोडल प्लेन, या कभी कभी स्फेरिकल, एक्चुअली हर टाइम बोलते हो, रेडियल नोड कभी कभी बोलते हो। इसकी संख्या कितनी हो गई, सही है लोग। तो जो अपना बनेगा टोटल नोड्स, वो दोनों का सम होएगा इक्वल्स टू n माइनस। कोई दिक्कत, यदि एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए 6p में नोडल प्लेन कितना हुआ, एक नोडल प्लेन सिर्फ ऑर्बिटल से होगा कनेक्ट, मतलब पूछा जाए इसमें रेडियल नोडल प्लेन कितने हो गए, n माइनस l माइनस 1, या ऐसे जोड़ो 2p पहली बार तो उसमें रेडियल नोड 0, 3p 1, 4p 2, 5p 3, 6p 4, या n माइनस l माइनस 1 से भी जा सकते हो। और अगर बोला गया टोटल नोड तो n माइनस 1, 5 ना। क्या आया आपको समझ में अच्छे से, ये बढ़िया से समझे इसको। तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट डील हुआ इसका, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ वेरिएशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसमें अलग अलग तरीके के नोड्स। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इस तरह से उसमें सारे क्वेश्चन सब आपके बन सकते हैं। जो 2-4 डाउट आया होगा वो इसी तरीके का आया होगा। कोई ऑर्बिटल होगा दिया हुआ, उसमें पूछ रहा होगा एंगुलर नोड, या कभी टर्म होगा दिया हुआ टोटल नोड्स कितने होंगे। तो जो 2-4 डाउट्स आए हुए होंगे वो इसी पर आए होंगे आपके क्वेश्चंस में से, इसको नोट किया जाए, ठीक ना।